जो महिला आपकी पीठ पर है ये बच्चा है क्या? ये बाबूलाल की पत्नी है। ये क्या इनकी मृत्यु हो चुकी है? फिर भैया एकदम भगदौड़ सी मची, हम ये गिर गए एक के ऊपर एक, सब लोग मर गए, कुचल कुचल के सब रहे। तो बाबा के दर्शन करने के चक्कर में पीछे से एकदम भगदड़ मची। उस भगदड़ के दौरान लोग एक के ऊपर एक गिरते गए और वहाँ बचाने वाला कोई नहीं था, ना कोई पुलिसकर्मी और ना टाइम पे एम्बुलेंस वगैरह किसी की व्यवस्था नहीं। नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी। खबरों की खबर में आज उस खबर की हम बात करेंगे, उस खबर की खबर लेंगे जिसने बीती 24 घंटे में मुझे चैन से सोने नहीं दिया है। मैं जानता हूं कि आप में से भी कई लोग मेरे जैसे ही होंगे जिन्होंने हाथरस की कल वाली हृदय विदारक तस्वीरों को देखकर बहुत बेचैनी महसूस की होगी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में सत्संग के नाम पर 2.5 लाख लोगों का जमावड़ा और फिर उन्हें जानवरों के झुंड की तरह एक साथ छोड़ देना। उसके बाद मची भगदड़ में 121 लोगों की मौत के बाद सबसे बड़ा सवाल आज यही है कि कौन है इस सामूहिक नरसंहार का दोषी? कौन है आखिरकार हाथरस का हत्यारा? इस सवाल का जवाब इस कार्यक्रम में हम आज विस्तार से ढूंढने की कोशिश करेंगे, लेकिन पहले आप हादसे के बारे में विस्तृत ब्यौरा देख लीजिए। हुआ क्या था? भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल नाम के इस स्वयंभू संत के सत्संग वाले पंडाल के नीचे मंगलवार की दोपहर को 1-1.5 घंटे का समय बेहद अमंगल रहा, जिनमें सत्संग से निकलते मासूम श्रद्धालु कुचले गए। दिल्ली से महज 200 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे 91 पर हाथरस और अलीगढ़ के बीच करीब 20 एकड़ में पंडाल लगाया गया था। पंडाल में लाखों लोगों के आने की उम्मीद थी, लेकिन अव्यवस्था का आलम देखिए। लोगों के आने जाने के लिए कोई एंट्री और एग्जिट गेट नहीं बनाए गए थे। यहाँ कोई बैरिकेडिंग भी नहीं थी। खाने के पीने के इंतजाम तक नहीं थे। ना पंखे का इंतजाम था, भीषण गर्मी है, उमस का मौसम है, ना किसी तरह का कोई कूलर था, ना ही पर्याप्त पुलिस बल या एम्बुलेंस या डॉक्टर की कोई व्यवस्था की गई थी। लोगों का हुजूम 2 लाख से ज्यादा था और एम्बुलेंस नाम के मात्र पर केवल 5 वहां पर तैनात की गई थी। नेशनल हाईवे 91 पर जो कुछ हुआ वो तस्वीर आपको एनिमेशन के जरिए समझाते हैं। जीटी रोड पर ये साइड में हाथरस के पास फुलरई गांव में ये सत्संग चल रहा था, बिल्कुल हाईवे से लगा हुआ। बाबा बोल रहे थे। 12:30 बजे बाबा भोले वहां पर पहुंचे हैं सत्संग में हिस्सा लेने के लिए और करीब इस अपने आने के 20-25 मिनट के बाद उन्होंने अपना सत्संग या कह दे प्रवचन वो शुरू किया। प्रवचन 12:55 पर शुरू होता है और फिर प्रवचन देकर 1:45 पर करीब 1 घंटे के बाद बाबा वहां से निकल जाते हैं। उनके साथ उनके जो बॉडीगार्ड्स है, कारों का काफिला, वो सब निकल जाते हैं। रिवाज है बाबा की पैरों की मिट्टी को चूमने का, उनकी पैरों की मिट्टी को लेने का। कहते हैं कि चमत्कारी है ये। उसी लिए बाबा के तमाम श्रद्धालु फॉलोअर्स जो थे वो उस गाड़ी के पीछे भागे, बाबा को देखने के लिए, उनका आशीर्वाद लेने के लिए, उनके पैरों की मिट्टी को लेने के लिए, जिसमें भगदड़ मच गई। ये वक्त था करीब 1:55 का, 50 मिनट के आसपास, 2 बजे के 5 मिनट पहले। एक तरफ हाईवे था तो हाईवे के साइड में गड्ढे और दलदल थे। जमीन नीचे की तरफ ढलान थी, जहां पर पानी भरा हुआ था, कीचड़ था। उसी गड्ढे में बड़ी संख्या में लोग गिरे हैं और वो लोग तब गिरे हैं जब उनको बाबा के जो उनके साथ चलने वाले लोग हैं, जिनको वो सेवादार कहते हैं, जो कि चेले हैं, उन्होंने इस भीड़ को काबू में लाने के लिए डंडे बरसाए, जैसा कि कहा जा रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने डंडे चलाए, जिस वजह से भगदड़ मची और लोग पास में जो सड़क के नीचे का हिस्सा है, जहाँ पे ढलान थी, जहाँ पे कीचड़ था, वहाँ पर बड़ी संख्या में औरतें गिर गई और एक के बाद एक लोगों के गिरने का सिलसिला चलता रहा। वैसे पुलिस और प्रशासन का कहना है कि बाबा के जो लोग थे, जो लठ लेकर खड़े थे, जो उनके चेले थे, उन्होंने श्रद्धालुओं को डंडे के बल पर रोकने की कोशिश की, उनको पुश किया, धक्का मुक्की हुई और इसी धक्का मुक्की में सड़क के किनारे बने एक गड्ढे में ये लोग गिरे, जैसा कि हमने आपको एनिमेशन के जरिए दिखाया भी।
इसी से अफरा तफरी की स्थिति बनी। कोई किसी को बचाने के लिए उतरना चाहता था तो कोई किसी के परिजन का हाथ उससे छूट गया था, कहीं बच्चा गिर गया था, कहीं बीवी गिर गई थी। उनको बचाने के चक्कर में पूरी अफरा तफरी हुई, भगदड़ मची और फिर नतीजे में सामने आई 121 से ज़्यादा बेगुनाहों की मौत की खबर। ज़्यादातर इनमें माताएं बहनें थी, कईयों के हाथों में तो उनके मासूम बच्चे भी देखे गए। मेरे सहयोगी मुकेश सिंह सेंगर ने ग्राउंड से ये रिपोर्ट भेजी है, क्या घटा होगा देखिए जरा। ये हाथरस का फुलरई गांव है और मेरे पीछे ये बड़ा सा जो खेत है ये करीब 20 से 25 एकड़ का पूरा इलाका है, जहां बाबा भोले उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल उनका ये पंडाल लगा हुआ है। और यहाँ पर 3 से 4 दिन पहले से जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, वो आना शुरू हो गए थे। बाबा जो हैं वो कल मंगलवार दोपहर करीब 12 बजे यहाँ पर पहुँचे और उनका सत्संग शुरू हुआ। ये सत्संग करीब 1.5 घंटे चला और करीब 1:30 बजे बाबा भोले यहाँ से अपनी गाड़ी से इसी गेट से बाहर निकले। पुलिस के मुताबिक जो इस कार्यक्रम के ऑर्गेनाइजर्स हैं उनकी तरफ से कहा गया कि 80,000 भीड़ होगी, लेकिन यहाँ पर जो भीड़ थी वो करीब 2.5 लाख लोगों की थी। 2.5 लाख लोगों में केवल 40 पुलिसकर्मी यहाँ पर व्यवस्था के लिए तैनात थे। इसके अलावा डंडे लेकर बाबा के सेवादार थे। तो बाबा इसी गेट से बाहर निकलते हैं, ये सामने जो गेट है इस गेट से बाहर निकलते हैं और ये सामने NH 34 यानी कि जो गाजियाबाद से अलीगढ़ हाईवे जाता है वो सामने हाईवे है। अब मैं आपको समझाता हूँ कि आगे क्या कुछ हुआ। तो यहाँ पर तमाम जो समर्थक थे बाबा के, जो श्रद्धालु हैं, वो लाखों की संख्या में मौजूद थे और उनमें अधिकतर महिलाएं और बच्चे थे। यहाँ पर अभी पानी भरा हुआ है, लेकिन कल जब ये पूरी घटना हुई उस वक्त यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी, पानी भरा हुआ नहीं था। तो बाबा निकलकर यहाँ पर आते हैं NH 34 पर और यहाँ पर दोनों तरफ उनके जो सेवादार हैं वो डंडे लेकर खड़े हुए थे। इस NH 34 पर लाखों की संख्या में लोग पहले से खड़े हुए थे और यहाँ पर दोनों तरफ से ट्रैफिक जाम हो रखा था। काफ़ी देर से यहाँ पर ट्रैफिक जाम लगा हुआ था और लोग सड़क के दोनों तरफ यहाँ पर खड़े हुए थे। बाबा की जो गाड़ी है उसने यहाँ से राइट टर्न लिया और आगे जो रास्ता एटा अलीगढ़ की तरफ जा रहा है वहाँ पर बाबा जाने वाले थे। लेकिन इसी बीच जो लोग सड़क के दोनों ओर खड़े हुए थे वो बाबा की गाड़ी के टायरों की धूल लेने के लिए बाबा की गाड़ी पर टूट पड़े और लोगों के साथ साथ वहाँ पर बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे जो बाबा की गाड़ी के आगे की तरफ बढ़े। अब सामने जो मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर ये जो जगह है यहाँ पर भी बड़ी संख्या में महिलाएं और बच्चे थे और यहाँ पर जब लोग बाबा पर टूटे तो उस वक्त यहाँ से कुछ लोग नीचे, ये सामने जो खेत है यहाँ पर कल पानी भरा हुआ नहीं था जब घटना हुई, ये बारिश के बाद पानी भर गया है। तो कई महिलाएं और बच्चे यहाँ से नीचे गिरना शुरू हुए। उसके बाद एक लोग नीचे गिरते गए और यहाँ पर भगदड़ हो गई। आप देखिए कि यहाँ पर तमाम लोगों के पैरों के निशान आपको यहाँ पर नज़र आएंगे और अधिकतर महिलाएं और बच्चे इस भगदड़ की चपेट में आ गए। बहुत लोगों की मौत सफोकेशन से हो गई और कई लोग ऐसे हैं जिनको समय पर इलाज नहीं मिल पाया और उनकी मौत हो गई। तो सुना आपने मुकेश को, ज़मीन में उन्होंने जो देखा, शब्दशः जो कुछ देखा सब आपके सामने रख दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल भी बैठक की थी, इस घटना पर चिंता जताई थी। आज खुद वो मौका स्थल पर पहुंचे और वहां हाथरस जाने के बाद उन्होंने घायलों से मुलाकात की, मौके पर भी गए जहां ये दुर्घटना घटी थी। क्या कहा मुख्यमंत्री ने, आइए सुन लेते हैं। पहले मैं जैसे ही उनका काफिला आया था तो उन्हें छूने के लिए जब महिलाओं का एक दल उधर बढ़ा तो उनके पीछे पीछे भीड़ गई और इसी के बाद वे एक दूसरे के ऊपर चढ़ते गए। सेवादार भी लोगों को धक्का देते रहे। इस प्रकार के आयोजन में जो सेवादार प्रशासन को अंदर घुसने नहीं देते, दुर्घटना होने के तत्काल बाद या दुर्घटना के दौरान प्रारंभिक रूप में इन्होंने पहले वहां पर
इस मामले को दबाने का प्रयास किया, लेकिन जब उन्हें प्रशासन ने हॉस्पिटल ले जाने की कार्रवाई प्रारंभ की तो इनमें ज़्यादातर सेवादार वहाँ से भाग गए। सुना आपने, मुख्यमंत्री खुद बता रहे हैं कि कैसे इस पूरे मामले को दबाने की शुरुआत में कोशिश की गई। लेकिन सबसे परेशान करने वाली बात यह है कि उधर चीत्कार मची थी, चीख पुकार मची थी, लोग अपनों को बचाने में जुटे थे, लेकिन उनकी दर्द भरी पुकार सुनने की जगह अपने अनुयायियों को मदद करने की बजाय ये निर्मोही और पाखंडी बाबा वहां पर रुकने की बजाय वहीं से बड़ी ही बेरहमी के साथ निकलकर चला गया और हाथरस के हाहाकार में रह गई तो 121 बेगुनाहों की लाशें। सवाल है कि जिसे लाखों लाख लोग अपना परमात्मा मानते थे, वो भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल सांत्वना और शोक के एक शब्द तक बोलने के लिए क्यों नहीं आया? आखिर क्या मजबूरी थी? उस समय भी लोग दबते रहे, कुचलते रहे, मरते रहे, लेकिन वो हालात को संभालने के लिए वहां नहीं रुका, वहां नहीं आया। आखिरकार क्यों? कल से ही भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल ने अपने और अपने चेलों के कृत्यों पर चुप्पी साधी हुई है। अफसोस और सांत्वना का एक बयान तक इस बाबा के मुंह से नहीं सुना गया है। आखिरकार इस भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल के मन में कौन सा पाप है, कौन सा चोर है जो उसे ही अपने श्रद्धालुओं के बीच वो आने से अब डर रहा है, घबरा रहा है या फिर कतरा रहा है? इस पर भी घोर आश्चर्य आपको इस बात पर होगा कि यूपी पुलिस ने एफआईआर तो दर्ज कर ली, लेकिन इसमें बाबा भोले का नाम तक नहीं है। आखिरकार क्यों, हम ये जानना चाहते हैं। जिसके सत्संग में कितने लोगों की जिंदगी बदरंग हो गई, जो एक साथ इतने सारे लोगों की सामूहिक मौत का मुख्य आरोपी होना चाहिए था, उसका नाम एफआईआर में है ही नहीं। आखिर ऐसी क्या बात है कि हाथरस के उस हत्यारे को बचाने की कोशिशें होती हुई दिखाई दे रही हैं? क्या प्रशासन की तरफ से भी कोई पहरेदारी हो रही है? कहीं किसी तरह की कोई पर्दादारी है? सर, इस मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई उसमें बाबा का नाम अभी तक नहीं है, लेकिन सेवादार का नाम दिया है। आपको लगता है कि इसमें बाबा का नाम होना चाहिए एफआईआर में, क्योंकि उनकी वजह से ये दुर्व्यवस्था फैली थी जो हुई कल घटना? ये सेवादार किसके थे? आपके थे या मेरे थे? सेवादार बाबा जी के थे और स्वप्रेरणा से नहीं आए थे, बाबा लेके आए थे। इसलिए सेवादार बाद में आते, पहले बाबा जी आते हैं। कहते बाबा जी घटना स्थल से जा चुके थे, बाबा का नाम होना चाहिए था, नहीं है। अब 5 लाख रुपए का करें इनाम, पोस्टर बनवा करके हर जगह बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन पे लगवाएं, एटीएस और एसटीएफ को लगाएं कि 24 घंटे में बाबा हो सलाख के पीछे, वरना आपकी विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी बिल्कुल रसातल में चली जाएगी। ये बयान उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक रहे विक्रम सिंह साहब का है। और जो एफआईआर हुई है वो बाबा के सबसे खास चेले देव प्रकाश, मधुकर और अन्य के खिलाफ हुई है, लेकिन बाबा के खिलाफ कुछ भी नहीं है। क्या इस मामले में कोई साजिश भी है? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बता रहे हैं कि इसकी जांच चल रही है। इस पूरी घटना के लिए जिम्मेदारों की जवाबदेही तय करने की भी दिशा में आगे कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कुछ विशेष दल बनाए गए हैं जिनमें अलग अलग जनपदों में उनकी कार्रवाई अब प्रारंभ होगी और प्रारंभिक जांच के बाद आगे की कार्रवाई को हम लोग आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। यह यहाँ की घटना के बारे में था और जुडिशल इंक्वायरी के बारे में आज ही इसके नोटिफिकेशन शासन के द्वारा भी जारी हो जाएगी। एडीजी आगरा की अध्यक्षता में एक एसआईटी गठित की है जिसने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट दी है और इस घटना की तह में जाने के लिए उनसे कहा गया है। बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिन पर जांच होनी बहुत आवश्यक है। हाथरस के सिकंदराऊ थाने में जो एफआईआर दर्ज है उसके मुताबिक जो खास बात है एफआईआर में, सत्संग में 80,000 लोगों के आने की जानकारी दी गई थी, लेकिन करीब 2.5 लाख लोग सत्संग में पहुंच गए। इसीलिए व्यवस्था वहां पर बिगड़ गई। जीटी रोड जाम हो गई। 1:30 बजे जब बाबा वहां से निकला तो लोग उसके पैरों की धूल लेने के लिए उसके पीछे टूट पड़े।
बाबा के चेलों ने डंडों से लोगों को रोका, धक्का मुक्की की, जिससे अफरा तफरी फैली। और पुलिस प्रशासन का कमाल तो देखिए कि 2.5-3 लाख की भीड़ जहां पर इकट्ठी हो गई हो, उसको मैनेज करने के लिए मौके पर केवल 40 पुलिसकर्मी ही तैनात किए गए थे। प्रशासन अब चुस्ती दिखा रहा है, लेकिन कुछ सवाल तो उसके सामने भी हैं। 2.5 लाख की भीड़ के लिए पर्याप्त पुलिस व्यवस्था क्यों नहीं की गई थी? अगर 6 घंटे तक जीटी रोड जाम रहा तो पुलिस क्या कर रही थी? उप जिलाधिकारी अपनी रिपोर्ट में कह रहे हैं कि भोले बाबा के पैर छूने के चक्कर में इतना बड़ा हादसा हो गया। सवाल है कि प्रशासन की इसमें कोई भूमिका क्यों नहीं थी, क्यों लोगों को मैनेज नहीं किया गया? साथ ही एफआईआर में भोले बाबा का नाम क्यों नहीं है? यह सबसे अहम और सबसे बड़ा सवाल है। और अब हम आपको उस पाखंडी बाबा के फरार होने की पूरी क्रोनोलॉजी बताते हैं कि आखिरकार कल हुआ क्या और कैसे ये बाबा वहां से भाग निकला। हाथरस कांड वाला भोले बाबा दोपहर 1:40 पर घटनास्थल से निकला था। पुलिस के कॉल डिटेल चेक करने पर पता चला कि बाबा को 2:48 पर आयोजक देव प्रकाश मधुकर का फोन गया। अनुमान लगाया जा रहा है कि मधुकर ने बाबा को घटना की जानकारी दी, घटना मतलब इस दुर्घटना की जानकारी दी। दोनों के बीच 2 मिनट 17 सेकंड तक की बातचीत हुई थी। इसके बाद बाबा की फोन लोकेशन 3 बजे से 4:35 तक मैनपुरी के आश्रम में मिली, जिस दौरान 3 नंबरों पर बाबा ने बातचीत की। पहला नंबर किसी महेश चंद्र का था, जिससे 3 मिनट की बातचीत हुई। दूसरा नंबर संजू यादव का था, जिससे केवल 40 सेकंड की बात हुई। तीसरा नंबर रंजना का था, जिससे बाबा की बात करीब 11 मिनट 33 सेकंड तक हुई। खास बात यह कि रंजना आयोजक देव प्रकाश मधुकर की पत्नी है, जिसके फोन से शायद देव प्रकाश ने बातचीत की थी। अन्य 2 नंबर भी आयोजक समिति के ही हैं, जिनमें भोले बाबा का खास बताया जाता है। शाम 4:35 के बाद बाबा का फोन स्विच ऑफ हुआ तो अब तक उठा नहीं है। इस बीच कुल 8 जगहों पर दबिश देने के साथ ही 40 पुलिसकर्मियों की टीम गठित की गई है, जो आरोपियों को अब ढूंढ रही है। और अब हम आपको पाखंडी बाबा की जो उसने अपनी एक सुरक्षा व्यवस्था बना रखी है, इस बाबा ने उसका सुरक्षा घेरा, वो कैसा है वो आपको दिखाते हैं। इनका प्राइवेट मिलिशिया चलता है, प्राइवेट आर्मी की तरह। अपनी जान इनको बहुत प्यारी है। लोगों की जान कल चली गई, 121 लोग मासूम लोग मारे गए, लेकिन अपनी जान के लिए बाबा भोले क्या करते हैं सुनिए जरा। लाखों लाख श्रद्धालुओं की जान की कीमत कीड़े मकोड़े से ज्यादा को नहीं मानते हैं। बाबा को अपनी जान की इतनी प्यारी है, अपने खिलाफ किसी साजिश के संदेह में लगभग 8 साल पहले गांव जाना इन्होंने छोड़ दिया था। इनको लगता है गांव में इनको खतरा है, जहां के ये मूल निवासी है। बाबा का कमरा आश्रम के कोने में मौजूद है और उस कमरे में जाने की इजाजत केवल चुनिंदा 7 लोगों को ही है, और जिसमें कुछ महिला और उसके शुरुआती चेले हैं। बाबा रात में 8 बजे के बाद किसी से भी नहीं मिलता था। बाबा की सुरक्षा में तैनात सुरक्षा कर्मियों को नाम कोडवर्ड के जरिए दिए गए थे। गुलाबी ड्रेस वाले उसके चेले नारायणी सेना के नाम से जाने जाते हैं। गुलाबी ड्रेस वाले नारायणी सेना 50-50 की टुकड़ी में होते हैं। काफिले के साथ चलने वाले ब्लैक कमांडो को गरुण योद्धा कहा जाता है। ब्लैक कमांडो यानी गरुण योद्धा 20-20 की टुकड़ी में होते हैं। सर पर टोपी लगाने वाले और ब्राउन ड्रेस पहनने वालों को हरिवाहक का नाम दिया गया है। हरिवाहक यानी टोपी और ब्राउन ड्रेस वाले 25-25 की टुकड़ी में होते हैं। यानी आप समझ रहे हैं कि इस हद तक बाबा अपनी सुरक्षा का इंतजाम करके चलता था। हमारे साथ इसी मामले पर बात करने के लिए उत्तर प्रदेश के सामाजिक कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण साहब जुड़ रहे हैं, जो कि हाई लेवल कमेटी बनाई गई थी मुख्यमंत्री के द्वारा। मौका वारदात पर भी गए थे, और खास बात यह कि असीम अरुण साहब खुद पुलिस के बहुत बड़े अधिकारी रह चुके हैं। पुलिस को हम सबसे बेहतर जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया असीम जी बात करने के लिए। सीधा सवाल, कब पकड़ा जाएगा ये बाबा, और पकड़ा जाएगा कि नहीं पकड़ा जाएगा? जो पहला 24 घंटा था घटना के बाद में, वो रेस्क्यू एंड रिलीफ वर्क के लिए समर्पित था, और उस काम को बहुत अच्छे से सभी एजेंसीज ने किया। जो घायल थे उन सबको इलाज का प्रबंध किया गया। जो मृतक थे उनकी डेड बॉडीज को पोस्टमार्टम करना, बहुत बड़ी संख्या में जो शव शिनाख्त नहीं हो पाए थे उनकी शिनाख्त करना, और ससम्मान पूरी सेंसिटिविटी के साथ में उनका क्रिमेशन कराना, ये पहले 24 घंटे का हमारा टारगेट था, जिसको हमने लगभग पूरा कर लिया है। अब आपकी बात का सीधा जवाब,
जो भी इस घटना का दोषी है, चाहे वो आपराधिक कृत्य है, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकारी है जिसकी लापरवाही है, उनको दंडित किया जाएगा, भरपूर दंडित किया जाएगा। और आने वाले समय में हमारी व्यवस्थाएं मजबूत हो, इसके लिए मुख्यमंत्री जी ने निर्देशित किया है, एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाया जाएगा कि कितनी भीड़ पे कितनी सुविधाएं होनी चाहिए, शौचालय, पानी आदि, कितनी सुरक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या ट्रैफिक की, क्या ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था होनी चाहिए। तो इस घटना के दोषी दंडित होंगे और घटना से सबक लेते हुए कभी ऐसी घटना ना हो, इसके लिए प्रक्रिया को मजबूत किया जाएगा। मैं एक चीज़ बता दीजिए असीम असीम साहब, एक बात बता दीजिए, एफआईआर में बाबा भोले का नाम क्यों नहीं है? क्या ये मान के चला जाए पुलिस ने उनको क्लीन चिट दे दी है या क्लीन चिट देने की तैयारी चल रही है? जो एफआईआर दर्ज की गई है, जैसे मैंने जानकारी प्राप्त की है, उसमें जिस व्यक्ति ने अप्लाई किए थी परमिशन के लिए, उनको नामजद किया गया है और साथ में अन्य लोगों को भी उसमें दर्शाया गया है जिनके नाम ज्ञात होंगे, जिनके बारे में जांच की जाएगी। उसमें मैं आपको पुनः स्पष्ट करना चाहूँ, किसी को बचाने का, किसी को लुकाने छिपाने का प्रश्न नहीं उठता। इन्वेस्टिगेशन तत्काल शुरू कर दिया गया है। उसको एक सर्किल ऑफिसर को, डीएसपी लेवल के ऑफिसर को दिया गया है, जबकि ऐसी विवेचना सब इंस्पेक्टर भी कर सकते थे, पर गंभीरता से लेते हुए ऐसा किया गया है। क्या साथ साथ ये इंटेलिजेंस भी स्पष्ट करना नेटवर्क? चाहूंगा, जो पहला 24 घंटा रेस्क्यू एंड रिलीफ का था, समझ अब गया आपकी जांच बात, तो में रेस्क्यू पूरी ऑपरेशन हो गया। जिम्मेदारी अब से आगे की शुरू बात है। कर रहे हैं असीम भाई, और वो ये कि क्या इंटेलिजेंस इतना कमजोर है कि पता नहीं चल पा रहा है बाबा कहाँ है, लापता कहा जा रहा है, फरार कहा जा रहा है, जबकि मैनपुरी पहुंचा, वो लोगों ने वहां स्वागत किया उसका। उत्तर प्रदेश पुलिस हमारी बहुत सक्षम है और कोई भी ऐसा व्यक्ति जिसको पुलिस पकड़ना चाहे तो कोई हमसे भाग नहीं सकता। जी। और मैं आपको पुनः स्पष्ट करना चाहूंगा कि जो भी दोषी हैं उनके विरुद्ध जरूर कार्रवाई की जाएगी। एक विवेचनात्मक प्रक्रिया है जिसको शुरू कर दिया गया और उसको अमल में लाया जा रहा है और पूरी तरीके से, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे वो आयोजक हैं, चाहे वो सेवादार हैं या तथाकथित ब्लैक वर्दी पहनने वाले इनके लोग हैं, इन सभी में जिसकी गलती जो है, जैसा मैंने अभी तक जांच की, प्रत्यक्षदर्शियों से बात की, घायलों से बात की, तो बात ये निकल करके आ रही है कि जो अंदर आयोजन था उसमें इनका कहना था कि पुलिस की आवश्यकता नहीं है और हमारे सेवादार ही मैनेज करेंगे, किंतु पुलिस ने अंदर भी ड्यूटीज अपनी लगाई। जो घटना हुई है अभी तक जानकारी के मुताबिक, यद्यपि पूरी इसकी जांच होगी, प्रारंभिक मैं आपको रिपोर्ट दे रहा हूँ कि जो बाबा है वो अपने वाहन से कार्यक्रम पूरा करके निकल रहे थे और कुछ उनकी परंपरा है दर्शन करने की और मिट्टी उठाने की, उसको लेकर के आपाधापी हुई। इनके जो सेवादार थे, क्योंकि एक घटना पूरी कार्यक्रम स्थल के अंदर ही हो रही है, उनके द्वारा कुछ, मुझे लगता है, गलत तरीके से बल प्रयोग किया गया। उनके पास डंडे आदि थे जिसको लेके कुछ महिलाएं गिर गईं और उसके बाद में और गिरने का क्रम बढ़ा और एक ये भगदड़ या स्टैम्पीड की स्थिति हुई। आप घटनास्थल देखेंगे तो ये खेत है, एक्चुअली बहुत खुला बड़ा, कोई संकरी जगह नहीं है, लेकिन उसका एक रास्ता पतला सा इन्होंने बना रखा था और वहां पे ये घटना हुई। तो मीडिया भी वहां पे मौजूद है, सभी लोग इस बात को समझने की कोशिश कर रहे हैं और तत्काल इसमें जांच आयोग का गठन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री जी ने इसकी घोषणा आज की है। हम लोग इसकी तह तक भी पहुंचेंगे, दोषियों को दंडित भी करेंगे और साथ साथ दोबारा ऐसी घटना ना हो इसके लिए सारे रोकथाम के उपाय करेंगे। चलिए, शुक्रिया असीम अरुण हमसे जुड़ने के लिए। कुल मिलाकर ये समझा जा सकता है इस पूरी परिस्थिति में कि भोले बाबा कहाँ हैं, इसको लेकर अब यूपी पुलिस भी उनको ढूंढ रही है। जिस तरह की बातें निकलकर सामने आ रही हैं, भोले बाबा बनकर भोले भाले लोगों को भरमाने वाला, उनकी जिंदगी से खेलने वाला एक पाखंडी 120 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद कहां पर छुप गया है। उसे जमीन खा गई या आसमान निकल गया, ये पता क्यों नहीं चल पा रहा है। लेकिन एनडीटीवी ने आपके लिए सफेद सफेद चमचमाते कपड़े पहनने वाले, कपड़े पहनने के शौकीन इस बाबा की काली काली कुंडली को खंगालना शुरू कर दिया है। खुद को परमात्मा बताने वाले और लोगों से खुद को भगवान कहलवाने वाले भोले बाबा उर्फ नारायण साकार हरि उर्फ सूरजपाल की क्राइम कुंडली अब आपके सामने है। सूत्रों के मुताबिक भोले बाबा उर्फ सूरजपाल यूपी पुलिस की इंटेलिजेंस यूनिट LIU में इटावा में नौकरी कर चुका है। वहां पे पोस्टेड था। 1997 में वो यौन शोषण के आरोप में जेल की सजा भी काट चुका है। इसके बाद वो 1999 में नारायण साकार हरि बन गया और सत्संग करने लगा। जो महिला सत्संग में इसके साथ बैठी, तस्वीरों में आप देखते हैं, वो रिश्ते में इसकी मामी लगती हैं।
बाबा के ऊपर आगरा, इटावा, फर्रुखाबाद, कासगंज और राजस्थान के दौसा में 5 आपराधिक मामले दर्ज हैं। साल 2000 में पाखंड फैलाने और झाड़ फूक को लेकर भी उस पर केस दर्ज हुआ था। अपने एजेंडों के जरिए वो लोगों को भ्रमित करता था और जनता के सामने उंगली पर चक्र दिखाता था, मानो जैसे कृष्ण भगवान हो। उसने गांव की जमीनों पर अवैध कब्जा कर आश्रम भी बनाए। ये आरोप भी भोले बाबा पर है। बाबा पर यह भी आरोप है कि अपने आश्रम में खूबसूरत लड़कियों को वो रखता था। बाबा के पास बहुत सारी महंगी महंगी लग्जरी गाड़ियां हैं और वो सभी दूसरों के नाम पर ली गई हैं। और अब इस पाखंडी बाबा की पोल कैसे खुल चुकी है, उसे इस बयान से समझिए। सत्संग का मतलब ढोंग एक रचा के इसने गांव में एजेंट अपने इकट्ठे किए। एजेंट इकट्ठे करने के बाद इसने उनको पैसा दिया। पैसा करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे पब्लिक आना स्टार्ट हुई। जब यहाँ पर कुछ भी नहीं बना हुआ था, तब से मैं इसको जानता हूँ, देखता चला आ रहा हूँ। इसने एजेंट अपने लगा के उन्हें पैसा दिया। उसने ये कहलवाता था कि मेरी उंगली पे चक्र दिखाई दे रहा है, और लोग जो एजेंट थे वो ये कहते थे, प्रभु हमें चक्कर इसकी उंगली पर, आपकी उंगली पर चक्र दिखाई दे रहा है या त्रिशूल दिखाई दे रहा है। ये खुद को अपने जनता को भ्रमित करके, और ये मतलब उनको ये कहता था कि ये मतलब भगवान का दर्जा, मतलब खुद को भगवान मानने लगा ये। और उसके बाद इसने मतलब एक गायकर वगैरह, काफ़ी गायकर वगैरह यहाँ पर बुलाता था, अपनी प्रशंसा करवाता था, एजेंटों से काफ़ी प्रशंसा करवाता था, जिससे कि जनता काफ़ी भूरी भारी थी, जिससे कि इसके जाल में फंसती गई। ये शख्स इनको आप सुन रहे थे, मंकू, इनके पिता और ये खुद बाबा के एक वक्त में अनुयायी रहे। इतना बड़ा हादसा हो गया। करीब 30 घंटे की चुप्पी के बाद भोले बाबा ने अपने वकील के जरिए अपनी एक सफाई पेश करने की कोशिश की है। उन्होंने जहमत उठाई है। उसमें भी सिर्फ अपना बचाव किया है, लेकिन 121 जिंदगियां जो चली गई, उनका क्या? ये तस्वीरें पुरानी हैं। 2021 में कोरोना काल में बाबा ने परमिशन ली थी एक सत्संग करने की 50 लोगों की। वहां पर भी कहा गया 50,000 की भीड़ इकट्ठा हो गई थी, जिससे उस वक्त की ये तस्वीरें। जो बाबा का किया धरा है और बाबा की जगह पर जहां पर ये घटना घटी फुलरई गांव में, वो तो सब आपने देखा। लेकिन आसपास के जो जिले, हाथरस का, आगरा का, एटा का, वहां पे चिकित्सा व्यवस्था क्या की गई? क्योंकि तमाम हताहतों को इन अस्पतालों में ले जाया गया। मेरी सहयोगी सिकता देव आज सुबह से मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने अस्पताल का दौरा करके जानने की कोशिश की कि जो घायल पहुंचे अस्पताल में, उन्होंने क्या पाया और क्या झेला। हम इस वक्त मौजूद हैं सिकंदराराव तहसील के ट्रॉमा सेंटर के ठीक बाहर। ये ट्रॉमा सेंटर सत्संग का जो घटना स्थल है उससे करीब 5 किलोमीटर की ही दूरी पर है। और कल जब वहाँ पर यह हादसा हुआ तो तुरंत लोगों को यहाँ पर इलाज के लिए पहुँचाया गया। लेकिन हम आपको दिखाना चाहेंगे इस ट्रॉमा सेंटर का इंतज़ाम। जिन लोगों की सांसें चल रही थीं, वो जब यहाँ पहुँचे तो क्या इस ट्रॉमा सेंटर में वो इंतज़ाम था कि उन सांसों के लिए यहाँ पर मौजूद डॉक्टर जद्दोजहद करते। ये इस ट्रॉमा सेंटर का माइनर ओटी रूम है और आप देख सकते हैं खुद कि ये माइनर ओटी में वाकई क्या इतनी बड़ी ट्रेजेडी, इतने बड़े हादसे को संभालने की इस कमरे में कुछ गुंजाइश बनती है या नहीं। ये ट्रॉमा सेंटर उत्तर प्रदेश में साल 2015 में बनाया गया था और उसके बाद कहा गया कि इस इलाके के लिए ये एक बड़ा मेडिकल सर्विस सेंटर बनेगा। लेकिन इसके जो हालात हैं आप देख सकते हैं। यह दूसरा माइनर ओटी रूम है, यहाँ पर 2 बेड है और जब इतनी बड़ी तादाद में घायल हालात में लोग यहाँ पहुँच रहे थे तो उनको तुरंत प्राथमिक उपचार के साथ साथ जो मेडिकल सुविधाएं दी जानी चाहिए थी कि वो क्या ये ट्रॉमा सेंटर उसके लिए इक्विप था। ये जनरल वार्ड है 4 बेड्स का, तो वाकई क्या ये वो त्रासदी ये ट्रॉमा सेंटर संभाल पाता।
और जब देखा गया कि जो लोगों को यहाँ पहुँचाया गया है उनको बचाने के लिए, उनके लिए तुरंत सुविधा देने के लिए यहाँ जब कोई इंतज़ाम नहीं है तो आनन फानन में उन्हें तुरंत फिर यहाँ से करीब 40 किलोमीटर दूर हाथरस के ज़िला चिकित्सालय पहुँचाया गया। वहाँ भी जब इंतज़ाम नाकाफ़ी लगे तो फिर कुछ लोगों को अलीगढ़ पहुँचाया गया, कुछ लोगों को आगरा की तरफ रवाना किया गया और कुछ लोगों को एटा की तरफ। यहाँ तक कि जो पोस्टमार्टम के लिए इंतज़ाम था हाथरस के ज़िला चिकित्सालय में, वो भी उतना तैयारी के साथ नहीं था, इसीलिए पोस्टमार्टम के लिए भी शवों को हाथरस के बाहर दूसरे शहरों में भेजा गया। और आइए अब बात करते हैं यहाँ मौजूद विजय प्रताप सिंह से, जो कल जब ये त्रासदी हुई तो लोगों के बचाने के काम में ये लगे हुए थे। कल आप लोगों को यहाँ लेकर आ रहे थे, आप एक बच्ची को भी यहाँ लेकर आए थे? एक बच्ची को यहाँ लेके आया था अपनी गोद में, उसने 5 मिनट तक यहाँ सही रही। यहाँ ऑक्सीजन की व्यवस्थाएं होती, ट्रामा सेंटर सही होता तो उसकी जान बच जाती। मैं कहाँ मिली थी वो बच्ची आपको? मैं वहीं था, दरअसल हमारे मित्र का एक मकान है, वहाँ निर्माणाधीन था, हम लोग वहीं बैठे थे। जैसे ही चीख पुकार की आवाज़ आई हम लोग उधर की तरफ दौड़े तो एक दूसरे के तरफ लोग डेड बॉडी की तरफ पड़ी हुई थी। तो उन लोगों के बीच में से लोगों की डेड बॉडी उठा के एम्बुलेंस में रखवाई। एम्बुलेंस में उसमें एक बच्ची जिंदा, बहुत गंभीर रूप से भी। कितनी उम्र थी? 4 से 5 साल की बच्ची थी। उसे लेके मैं अपनी गोद में और एम्बुलेंस में बैठ के मैं यहाँ तक लेके आया। यहाँ वो सांस थी उसमें, अगर ऑक्सीजन उसे मिल जाती तो वो बच जाती। ट्रामा सेंटर के नाम पे यहाँ खाली 11 नर्सों का अपॉइंटमेंट हो चुका है। MBBS डॉक्टर के किसी की कोई नियुक्ति नहीं है। ये 2015 में डॉक्टर राकेश सिंह राणा द्वारा निर्माणित किया गया। आज तक सरकार ने 8 साल पूरे हो गए, आज तक किसी ने इसकी तरफ नहीं देखा है। अगर ये सुचारू रूप से चालू होता तो कुछ जानें बच जाती। हाथरस के आसपास क्या चिकित्सीय व्यवस्था है वो आपने देखी, प्रशासनिक सुस्ती को आपने देखा, सरकार की तैयारियों को, उनके दावों को आपने देखा। अब आप तय कर लीजिए हाथरस का हत्यारा आखिरकार इस पूरी घटना का कौन है। बात अव्यवस्था की चल रही है, यानी सिस्टम की बेहाली की। तो अब आपको बात करेंगे बिहार की। आपको याद होगा परसों ही हमने खबरों की खबर में पड़ताल की थी बिहार के खस्ता हाल पुलों की। 11 दिनों में 5 पुल के ढह जाने की खबर हमने आपको सोमवार रात दिखाई थी इसी कार्यक्रम खबरों की खबर में। और हमने ग्रामीण कार्य मंत्री अशोक चौधरी से उस वक्त बात की थी कि भ्रष्टाचार के जीते जागते नमूनों पर आप क्या कहना चाहेंगे, उनकी सरकार क्या कर रही है। तब मंत्री जी ने दावा किया था कि नीतीश सरकार दोषियों पर कड़ी कार्रवाई कर रही है और राज्य की नदियों पर बने पुलों को सुरक्षित रखने का इंतजाम कर रही है। लेकिन आज 2 दिन बाद ही ये बातें, ये वादे बिल्कुल खोखले और हवाई साबित हो गए। 2 दिन के भीतर ही 4 पुल एक ही दिन में ध्वस्त हो गए। जी हाँ, बीते 24 घंटे में बिहार में 4 पुल और ध्वस्त हो गए हैं। नदियों में बढ़ते जल प्रवाह का शिकार बने और आंखों के सामने ही ये पुल आज भी रह गए हैं। 24 घंटों में जो 4 पुल गिरे हैं वो सभी गंडकी नदी पर ही बने थे, लेकिन अलग अलग जगहों पर वो थे। कौन कौन सी जगह देख लीजिए। सिवान के महाराजगंज में देवरिया पंचायत के पडाइन टोला गंडकी नदी का पुल गिरा है। सिवान के ही सिकंदरपुर और नौतन के बीच गंडकी नदी का पुल ढह गया है। सिवान के टेगड़ा पंचायत और थेवता पंचायत के गंडकी नदी का पुल ध्वस्त हुआ है। और इन्हीं 24 घंटों में छपरा के जनता बाजार के ढूढ़ानाथ बाबा मंदिर के पास गंडकी नदी का पुल ढह चुका है। मेरे साथी प्रभाकर कुमार, जिन्होंने परसों रिपोर्ट भेजी थी, आज फिर वो मौके बन गए और दिन में इन टूटे हुए पुलों का जायजा लिया और ग्राउंड से रिपोर्ट भेजी है। देखते हैं। पिछले 12 दिनों में 9 पुल गिरे हैं बिहार में और आज के दिन 4 पुल। हम छपरा के जनता बाजार में हैं। ये पीछे जो आप पुल देख रहे हैं काफ़ी पुराना पुल था। यहाँ के जो लोकल विधायक थे धूमल सिंह, उनके फंड से इस पुल का निर्माण किया गया था। ज़्यादातर जो पुल गिर रहे हैं बिहार में वो MP और MLA लैड फंड से बने हुए पुल हैं। ये 10 साल पहले का बना हुआ पुल है और 10 साल पुल के लिए कोई बहुत ज़्यादा उम्र होती नहीं है। ये क्या हुआ है, ये हम लोग खड़े हैं जनता बाजार में, ये क्या हुआ है बताइए। ये पुल पानी सुबह से आया है, सुबह जैसे पानी आया तो पुल का मिट्टी हटने लगा और 10-15 मिनट के बीच में मिट्टी हट गया और पुल बैठ गया। तो ये जैसे पुल गिरा है, अगर इस पे कोई क्रॉस भी कर रहा होता कोई मर भी सकता था ना। तो गिरने के पहले लोग सतर्क हो गया था,
मतलब धंसना शुरू हो गया ना, तो लोग अपना भी सतर्क हो गया, आना जाना बंद हो गया। बट मतलब कोई रोकने वाला तो नहीं था ना? नहीं, बिहार के पुल पर विश्वास नहीं, इससे लोग सतर्क है। क्योंकि पिछले कुछ घंटों से कई पुल गिर रहा है, इसलिए लोग सतर्क थे और क्रॉस नहीं कर रहे थे। पिछले 12 दिनों में बिहार में 8 पुल गिरे हैं और आज के दिन सिवान में खबर है कि 3 पुल जो है वो गिरे हैं। हम सिवान के महाराजगंज में स्थित हैं और ये पुल जो है ये लगभग 10,000 की जो आबादी है उसके लिए आवागमन का साधन यही पुल है। और इस पुल के नहीं रहने से, जैसा गांव वाले बता रहे हैं, कि लगभग 2 घंटे का सफ़र इन्हें एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, अलग से करना पड़ेगा, तब जाके ये जो इनका मेन बाज़ार है वहाँ पे पहुँचेंगे। हमारे साथ हैं यहाँ के ग्रामीण भी हैं, यहाँ के लोकल हैं। आप ये बताइए कि ये पुल जो है यहाँ के लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? और इतना मैंने लाइफ लाइन कहा जाए तो ये पुल है लोगों के लिए, ग्रामीण लोगों के लिए। चूँकि सब्जी खरीदना हो, चाहे सब्जी जो किसान हैं वो अपने मार्केट में ले जाते हैं इसी रास्ते से बेचने के लिए, लगभग इस रास्ते से यदि आकलन किया जाए ना तो 10,000 लोगों का पर डे का आवागमन रहता है। जो 4 पुल आज बहे हैं, सिवान में 3 और छपरा में 1, उनमें से सबसे दिलचस्प जो है ये टेगड़ा पंचायत का है। ये महाराजगंज में टेगड़ा पंचायत में हम खड़े हैं। ये देखिए भाई साहब साइकिल लेके खड़े हैं, अगर आपको मैं दिखा सकूँ, और इनके सामने से पुल पूरा गायब है। ये पुल पूरा का पूरा बह गया और जो इसके पुल के अवशेष हैं, ये इसका दूसरा सिरा था पिलर का, ये पूरा का पूरा पुल जो है वो गिरा और बह गया। और ये पुल भी उसी नदी पे है, ये जो गंडकी नदी है उसी नदी पे ये पुल बना हुआ है। और कारण वही है जो पहले मैंने आपको बताया कि नीचे से इसके मट्टी और गाद को हटाया गया नदी की गहराई और चौड़ाई बढ़ाने के लिए। लेकिन ये ध्यान ही नहीं रखा गया कि यहाँ एक पुल भी बना हुआ है, उसे आप खींच के लंबा नहीं कर सकते। और जैसे ही पानी का स्तर बढ़ा, पानी का दबाव बढ़ा इनके पिलरों पर, उसके बाद से ये उस दबाव को बर्दाश्त ना कर पाए और एक के बाद एक बिहार में 9 पुल गिरे हैं पिछले 12 दिनों में। तो एक बात सत्य है कि जो अलग अलग विभाग हैं बिहार सरकार का, चाहे वो जल संसाधन विभाग हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट विभाग जिसे ग्रामीण कार्य विभाग बोलते हैं, या फिर MP-MLA लैड के फंड से जो काम कराने वाले विभाग हैं, उनमें आपस में कोऑर्डिनेशन की कमी है। और यही कारण है कि एक विभाग आता है, नदी को खोद के चला जाता है बिना ये सोचे हुए कि उसके इस काम जो पुल यहाँ खड़ा है उस पर क्या असर होगा। सिवान के महाराजगंज से प्रभाकर कुमार, NDTV इंडिया। प्रभाकर की ये रिपोर्ट साफ कर रही है कि सरकारें आपस में कैसे काम कर रही हैं, उसकी पोल खोल रही थी। इन पुलों की जिम्मेदारी कई जगहों पर बिहार के ग्रामीण कार्य मंत्रालय के तहत भी आती है। इसका रख रखाव, इसका मेंटेनेंस, इसका निर्माण कई जगहों पर ग्रामीण कार्य मंत्रालय करता है। और इसी विभाग के मंत्री और CM नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी हैं। चौधरी साहब 2 दिन पहले इसी कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए थे। उनके दावे क्या किए थे उन्होंने 2 दिन पहले, कि सुशासन बाबू की सरकार किसी भी कीमत पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं करेगी। आइए सुनते हैं अशोक चौधरी के उन दावों को जिनकी आज 48 घंटे के भीतर ही पोल खुल गई है। आई एम सेइंग दिस ऑन एयर। अगर इंजीनियरों की संलिप्तता पाई जाएगी तो निश्चित रूप से उनको सर्विस से भी हम बर्खास्त करेंगे, और ठेकेदार की संलिप्तता पाई जाएगी और उनके जो हमने IIT की टीम बुलाई है, IIT की टीम की फाइंडिंग में यह पता चलेगा कि जो हमारा SOP था पुल बनाने का उसको फॉलो नहीं किया गया, तो हम आपको ये वादा करते हैं कि ठेकेदार के ऊपर भी FIR दर्ज होगा, क्रिमिनल FIR फाइल करेंगे सरकारी धन के दुरुपयोग का। क्रिमिनल FIR दर्ज हो रही है और पुल गिरते जा रहे हैं। खबरों की खबर में वक्त है ब्रेक का, खबरें और भी हैं, बने रहिए, तुरंत लौट के आते हैं। सितारे आसमान में हैं, उनके इंतजार की बेकरारी अब बढ़ती जा रही है। जी हां, मैं विश्व विजेता भारतीय क्रिकेट टीम की बात कर रहा हूं। 13 साल के बाद वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अब घर आ रही है। चैंपियंस के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां हैं। शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी के साथ होगी और जश्न लगातार दिल्ली से लेकर मुंबई तक चलता रहेगा। वर्ल्ड कप जीतने के बाद विश्व विजेताओं को वतन लौटने के लिए तकरीबन 80 घंटे का इंतजार करना पड़ा।
बारबाडोस से दिल्ली तक करीब 17 घंटे के सफर ने 17 साल के कप के इंतजार की बेकरारी बढ़ा दी है। शनिवार को मिली जीत के बाद जश्न का सिलसिला जारी है। T20 वर्ल्ड कप का इंतजार 17 साल लंबा रहा तो आईसीसी ट्रॉफी के 11 साल इंतजार के बाद चैंपियंस को देखने की बेचैनी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। वर्ल्ड कप के बाद इन जांबाजों को बारबाडोस में बेरल तूफान का भी सामना करना पड़ा। अब विजेता लौटेंगे तो पहला स्वागत खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। पूरी तैयारी की जा रही है। एक तो हमने विशेष विमान किया है इंडिया का, जो उनको वहां से लेके आ रहा। 4 दिन तक समुद्री तूफान की वजह से वहां अटके हुए थे, सब परेशान थे, होटल में थे, उनकी सारी समुचित व्यवस्था की गई। हम उन पत्रकारों को भी ला रहे हैं जो भारत से गए थे वहां कवर करने के लिए फंसे हुए थे, वो भी उसी जहाज से आ रहे हैं। 2007 की तरह ही इस बार फिर विजेता मुंबई के रोड शो में फैंस से रूबरू होंगे। हालांकि इस बार ये रोड शो 1 किलोमीटर का ही होगा। नरीमन पॉइंट से लेकर मुंबई के वानखेड़े तक विजय रथ पर सवार विश्व विजेताओं का क्रिकेट के जुनूनी फैंस स्वागत करेंगे। वानखेड़े के ऐतिहासिक स्टेडियम में भारत ने 12 साल पहले भी वनडे वर्ल्ड कप जीता था। यही नहीं, 2013 में सचिन तेंदुलकर की यादें फीकी नहीं पड़ी हैं। बीसीसीआई यही खिलाड़ियों को 125 करोड़ रुपए का इनाम देगी, जो पिछली बार के इनाम से तिगुनी रकम है। इस जीत का इंतजार जितना लंबा रहा, जश्न यकीनन उतना ही यादगार होगा। रोहित, विराट, अक्षर, जडेजा, हार्दिक, बुमराह और राहुल द्रविड़ जैसे टीम इंडिया के सितारों ने आसमान पर जीत की इबारत लिखी है। ये सितारे जमीन पर उतर आएंगे। तो खबरों की खबर में आज मेरे साथ फिलहाल इतना ही। शुभ रात्रि।